नमस्कार साथियों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। पहले सेशन में हमने देखा कि इस कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, इस कोर्स का मकसद क्या है और इस कोर्स को करने के बाद आप अचीव क्या करने वाले हो। उसके बाद ये जो दूसरा सेशन हो रहा है, इसमें हम लोग अपने फील्ड के एक्सप्लोरेशन की तरफ जानेंगे कि फार्मेसी फील्ड है क्या एग्जैक्टली और कहाँ तक ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आता है कि क्या आप अपने फार्मेसी फील्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं? सब कुछ क्या आप जानते हैं? इसका आंसर है नहीं। आप मुझसे कहेंगे क्या सर सब कुछ आप जानते हैं? नहीं, बट एवरीबडी ट्राइज टू बी परफेक्ट। सब लोग मैक्सिमम। क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं तो क्या मुझे सब पता है? एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है, बहुत सारी चीजें पता लगाना है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके हूँ। और अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे एक एक करके, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम फर्स्ट ईयर में एज ए स्कोप ऑफ फार्मेसी पढ़ते हैं, लेकिन केवल लाइनों में पढ़ के रह जाते हैं। यहाँ मैं आपको पूरा खोल के बताऊँगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इसका सब कुछ प्रोसेस, एवरीथिंग ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू। तो एक बार क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं कि मैं क्या इसमें डिस्कस करने वाला हूं। ये जो एक्सप्लोरेशन की सीरीज है फार्मेसी की, उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। अपॉर्चुनिटीज, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दैट इज गोइंग टू बी इनसाइड द इंडिया, अब्रॉड। बाहर जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, जाएंगे कैसे, कौन सा फॉर्म भरना होता है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे बड़ी पोस्ट DCGI, ड्रग इंस्पेक्टर, किसके थ्रू निकलती है। आपका बड़ा पेट सवाल होता है कि सर एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। सब कुछ पे बात करने वाले हम लोग। देखिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के साथ लेके आया हूँ मैं एवरीथिंग। असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पेटेंट ऑफिसर, साइंटिस्ट, एवरीथिंग। देख रहे हैं आप इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज। एक बार मैं क्विक रिपाइप दे रहा हूँ और एक को डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। जल्दीबाजी में नहीं, आराम से पढ़ाया जाएगा सब सारी चीज़ें। गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट फोरेंसिक, कितनी फार्मासिस्ट के लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन से। हमें पता ही नहीं कि फार्मासिस्ट हम क्या है। सर हम तो आर्मी में जाने वाले थे, आर्मी में हमारा सपना टूट गया। नहीं भाई साहब, यू आर राइट नाउ यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटीज। आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ है। अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट, ये देखो आप लेक्चरर, एज ए लेक्चरर भी हो सकते हो। ये देखो प्रोफेसर्स के तौर पर। तो इन सब में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे स्मॉल पोस्ट क्या है, क्या PhD मैंडेटरी है नहीं है, एवरीथिंग। क्योंकि आजकल ये सब टॉप कॉलेजेस क्या क्या है आपके पास एडमिशन्स के लिए, M.Pharm की स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी है, जनरल MBA और इस समय MBA में क्या फ़र्क है, PhD कहाँ से हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर PhD कैंडिडेट्स। कैसे हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं DBT की, DST के थ्रू, नॉन फार्मा कौन कौन से कोर्सेज जो हम लोग कर सकते हैं, और मिसलेनियस कौन कौन सी पोस्टेज हैं। लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है क्या सर फार्मेसी फील्ड छोड़ के हमें इधर जाना चाहिए। तो उसमें बताएंगे कब आपको छोड़ना चाहिए, क्या कितना बैकअप होना चाहिए, क्या प्लान B होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़, ये सब कुछ। उसके बाद अदर्स में क्या हम सर SSC की तैयारी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक एक को हम लोग डिटेल में खोल के पढ़ेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे जॉब लेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का इंटरव्यू कैसे टैकल करेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्फ बिजनेस, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल चल रहा है, स्टार्टअप का माहौल चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग। अब्रॉड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरेन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं अखिल ब्रह्मपुरम, उनसे मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया था कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। उनसे भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली है फॉरेन की। और उसके बाद जो है GRE, TOEFL और IELTS, ये सब सारी चीज़ें, ये सब ठीक है। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये सब, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट। ओके, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेरे जो दोस्त बाहर हैं उनसे मैंने बात करके नॉलेज लिया। जो मेरे दोस्त इंडिया में हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, उनसे मैंने बात किया, सबसे बात किया हुआ है। और मैं ऐसा क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द डाइवर्सिफाइड फील्ड। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब की, बायोएनालिटिकल की, एनालिटिकल की, एकेडमिक्स में हूँ, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, GPAT के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आप नाइपरियन हुई ही मैं। तो लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज हैविंग विथ मी। तो वो सारा चीज़ में जो है तजुर्बा आपसे शेयर करने वाला हूँ, गवर्नमेंट एनालिस्ट, एवरीथिंग। सो आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले बड़ी पोस्ट,
आप देखिए साहब, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसी को चाहे आप स्कोप कह लीजिए, चाहे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए। अब देखिए क्या क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी आर हैविंग। अब देखिए ध्यान से, अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश में। देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं पढ़ाऊंगा, सो दैट इट कुड बी क्लियर फॉर यू। इंडिया में कुछ थोड़े राष्ट्रवादी टाइप के हैं मेरे तरीके के लोग कि नहीं हमें इंडिया में ही रहना और यही मर जाना है, देश के लिए करेंगे, देश की मिट्टी में जन्म लिया है तो देश के लिए कुछ करेंगे। और वैसा नहीं कि देश की मिट्टी में जन्म लिया है तो बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे। एब्रॉड, मल्टीपल एक्सपोजर, मल्टी कल्चरल एक्सपोजर। एब्रॉड लोग क्यों जाते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं हम लोग, क्यों जाते हैं एब्रॉड। वहाँ पर पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नाइजीरिया का, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के। मल्टीपल कल्चर आपको एक्सपोजर हो रहा है, आइडियाज़ इनकलकेट हो रहे हैं आपके माइंड में। दो मकसद से लोग बाहर जाते हैं। पहला मकसद क्या है, या तो वो स्टडी पर्पस से जाएंगे, दूसरा मकसद या फिर वो जॉब के पर्पस से जाएंगे। मेरे बहुत सारे नोन हैं, मेरे ऐसे सीनियर भी हैं, मेरे ऐसे जूनियर भी हैं, मेरे ऐसे कलीग भी हैं जो अभी रिसेंटली जॉब के लिए भी गए हुए हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। मेरे सीनियर्स भी हैं कई, कोई लंदन में, कोई कहाँ पर है। उन सब के तजुर्बे पर मैं सारी चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब्रॉड में हम दो तरीके से जाते हैं। देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस सोचिए, बहुत कॉमन सेंस से सोचना प्रैक्टिकली कि मुझे बाहर जाना है। तो जैसे अगर मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ तो मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, अवधी है। अगर मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ तो हरियाणवी है। वेस्ट यूपी से तो खड़ी हिंदी है, अलग अलग भाषा से। अगर मैं बुंदेलखंड से तो बुंदेली भाषा बोलूँगा, बघेली भाषा बोल सकता हूँ, अलग अलग भाषा मैं बोल सकता हूँ। देयर कुड बी डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर कुड बी डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट डायलेक्ट्स। बट अभी हमें बाहर जाना है दो मकसद से, आइदर वी आर गोइंग फॉर द स्टडी, आइदर वी आर गोइंग फॉर द जॉब। ध्यान से सुनिए, इसीलिए कोर्स है आपके हर डाउट को क्लियर को डाउट करने के लिए। कुछ भी डाउट होता है चैट ऑप्शन में आप पूछ लेंगे वहाँ से, या फिर लाइव सेशन में आप पूछ लेंगे। जब भी आपको कुछ डाउट होता है, लाइव इसलिए रखा गया कि आप लाइव सेशन में भी पूछ लीजिए, चैट ऑप्शन से भी पूछ लीजिए, स्टडी मकसद से या फिर जॉब के मकसद से। तो हमें बाहर जाना है तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप कहते हो क्या सर इंग्लिश पढ़ा लिखा ही क्या वो होगा, क्या बहुत शिक्षित? ऐसा नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पैरामीटर फॉर द लिटरेसी कि आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, नहीं है, और रिटर, ऐसा कुछ नहीं है। बट इंग्लिश इज गोइंग टू बी अ, यू कैन से, यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट इज गोइंग टू बी यूज। इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑफ द डिफरेंट कल्चर। सो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब बाहर विदेश जाना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश आने के चलिए, यानी कि इंग्लिश का इट्स अ लैंग्वेज। तो आपको बाहर जाने के लिए सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? लैंग्वेज एग्जामिनेशन, लैंग्वेज, आईएल्स, टफेल, ठीक है, इस तरीके से GRE, इस तरीके के एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। आईएल्स, टफेल्स, GRE, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये लैंग्वेज एग्जामिनेशन है कि भाई साहब आपको इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, वेल एंड गुड, ठीक है। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो बाहर के लोगों को पता है कि आपने जो है ये इंग्लिश का एग्जामिनेशन निकाल रखा है। इट मीन्स कि यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन, आपको सब कुछ पता है, आपको लैंग्वेज वगैरह आती है, देयर इज नो इशू। लैंग्वेज वाला तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे। दूसरा सर, जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंसल्टेंट्स के थ्रू भी जाते हैं हम, डायरेक्टली भी कंपनीज के थ्रू जाते हैं, इंटरव्यू होता है वहाँ से भी जाते हैं हम लोग। स्टडी के लिए कैसे जाते हैं वो जरा हम उस मुद्दे पर बात करते हैं। स्टडी के लिए, स्टडी दो पे, या तो आप सेल्फ फाइनेंस पे जाओ जब आप बड़े बाप के बेटे हो, करोड़पति हो, या फिर आप स्कॉलरशिप पे जाओ। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। सेल्फ फिनांस, जब हम खुद के पैसे से जाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ फिनांस, लेकिन जब हम स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो स्कॉलरशिप पे जाते हैं। नेपाल के जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश के, भूटान के, ठीक है। क्या आपको पता है कि यूपीएससी वगैरह का DI हो चाहे कुछ भी हो, ये लोग बाहर के सब जितने फ्रेंडली कंट्रीज है सब भर सकते हैं। तिब्बत रिफ्यूजीज, दे कैन फिल द फॉर्म, दे कैन टेक द जॉब इन इंडिया। जो फ्रेंडली कंट्रीज है, नॉट एनिमी कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो सेल्फ फाइनेंस पे जा सकते हैं। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए अप्रोच कैसे करोगे? वहाँ के गवर्नमेंट से। अब डायरेक्ट तो आपका कनेक्शन है ही नहीं, तो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, जहाँ से पढ़ाई करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ के कांटेक्ट नंबर से, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देंगे, या तो वो लिंक्डइन पे आपसे कनेक्ट होंगे या मेल के थ्रू कनेक्ट होंगे। उनसे पूछिए कि सर फॉर दिस पर्पज आई जस्ट वांट टू
ज्वाइन योर पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो काइंडली टेल मी द प्रोसेस, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग. सो वो वहाँ के बासिंदे, वहाँ के निवासी है, सो दे आर गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यू बाई मेल, लिंक्डइन पे. आजकल आपको ऐसे सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है. लिंक्डइन पे की जो प्रोफाइल है वो भी सीवी की तरह काम करेगी. Naukri.com की जो प्रोफाइल है वो भी आपकी काम करेगी इसी तरीके से. समझ गए? तो बाहर वाला चक्कर बाबू भैया पता लग गया. जैसे कुछ लोग दुबई के लिए जाते हैं अरब कंट्रीज़ में, तो एक DHA का एग्ज़ाम है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी. एज ए फार्मासिस्ट आप जाना चाहते हैं तो DHA का एग्ज़ाम दे सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है. तो सबसे पहले आपको अगर विदेश जाने की ख्वाहिश है तो थोड़ा पैसे वैसे मजबूत कर लिए. फिर भी अगर पैसे नहीं हैं तो यू कैन गो ऑन स्कॉलरशिप. थोड़ी सी मेहनत मशक्कत आपको करनी पड़ेगी. इंग्लिश लैंग्वेज आपको क्लियरफाई करना पड़ेगा. एग्जामिनेशन सबसे आसान जो लगता है वो है आइल्स. तो आइल्स का एग्जामिनेशन आप निकालिए, आराम से करिए, चाहे खुद से पढ़ लीजिए चाहे कोचिंग से कर लीजिए. तो एब्रॉड वाला थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया. अभी लास्ट में सेक्शन है एब्रॉड का पूरा, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा. ठीक है, लास्ट सेशन में. अभी आइडिया ओवरऑल आपको दे दिया. चलो अब इंडिया में सर बात करते हैं. तो यहाँ मैंने लिखा हुआ इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. सो इट्स टाइम टू चिल. सब कुछ आपको पता है, बस आपको प्रॉपरली गाइडेंस. सो गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सही मेंटर चूज करते हैं, सही टाइम पे चूज करते हैं, सो डेफिनेटली योर करियर इज गोइंग टू बी अलाइंड. और अगर आप गलत मेंटर चूज कर लेते हैं, गलत जगह ज्वाइन कर लेते हैं, सो डेफिनेटली आपको दिक्कत होने वाली है. चलिए, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट नज़र इंडिया में आती है फार्मेसी में वो है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ये जो VG सोमानी साहब हैं, ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ, तो ये भाई साहब नहीं है अभी करंटली कोई और है. एक प्रतीकात्मक रूप के तौर पर ये पिछले वाले हैं, बस दिखा दिया. सो आप अगर फार्मेसी में रहते हो तो सबसे बड़े 30 मार्क क्या बन सकते हो? DCGI. ये वही बंदा है जो कहाँ बैठता है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है भाई साहब? दिस इज गोइंग टू बी द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया. रेगुलेटरी एजेंसी है इंडिया की फार्मा सेक्टर में. ठीक है, जैसे USFDA है अमेरिका की, TG ऑस्ट्रेलिया की, MHRA अलग अलग. सो यहाँ बैठता है किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. वही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसके अंडर में IPC आता है और IP पब्लिश करता है. समझ गया? ये इतनी पावरफुल है. लेकिन ये भाई साहब अकेले काम नहीं करते. अब इनको कैसे एग्जांपल, इनको मान लीजिए अपने प्रधानमंत्री हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी PM हो. ठीक है, मैं PM की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री पोस्ट की बात कर रहा हूँ. व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पोस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, व्यक्ति नहीं पावरफुल होता सत्ता में. ठीक है, पावर में. इनको मान लीजिए मोदी जी हैं एक समय के लिए, या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हैं. तो जो प्राइम मिनिस्टर है पूरे इंडिया में तो एक ही है. अब इतने जिले हैं, इतने राज्य, इतने गांव देहात, सब तो ऐसे चलेगा नहीं. तो उनके पीछे एक ऑफिस है, उसको बोलते हैं PMO ऑफिस. तो मोदी जी की जगह कौन हो गए? ये DCGI साहब. लेकिन अकेले तो काम नहीं, पूरा लाव लश्कर के साथ चलेंगे, पूरा इनका ऑफिस होगा. तो कहाँ ऑफिस है? CDSCO में भाई साहब बैठते हैं. और मोदी जी का पीछे कौन है? PMO ऑफिस. थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. मोदी जी क्या पहनेंगे, क्या शेड्यूल होगा, बाहर का कोई एम्बेसडर आ रहा है, कोई बाहर का नेता आ रहा है, कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द शेड्यूल फॉर द टुडे, व्हाट इज गोइंग टू बी द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 2 days 3 days. जितनी भी विजिट होती है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अरेंज बाय PMO. तो भाई साहब इनके पीछे भी ब्यूरोक्रेसी, प्रधानमंत्री के पीछे ब्यूरोक्रेसी, जो बेस्ट ब्रेन्स है इंडिया के, सिविल सर्विसेज के थ्रू आ रहे हैं. इनके पीछे कौन? DI के पीछे कौन? EDI. इस तरीके से समझ गए? तो जैसे मोदी जी हैं, उनके पीछे एक ब्यूरोक्रेसी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, इनके पीछे भी हैं DIs. तो ये जो CDSCO है, CDSCO के अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं. ठीक है, तो जो सेंट्रल की UPSC के थ्रू DI आती है वो CDSCO के थ्रू आ जाती है, क्योंकि रीजनल ऑफिसेज हैं तो काम करने के लिए बंदे चाहिए होंगे DI. तो ये वाली पोस्ट आ गई, समझ में आ रही होगी. ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, DI और EDI इस तरीके से. लेकिन आपने सुना होगा कि पर्टिकुलरली ये दवा इंडिया में बैन कर दी गई, Zantac. कुछ उसमें केमिकल निकला, उस पर एडवाइजरी जारी कर दी गई. ठीक है, किसी दवा को बैन करने का अधिकार, अप्रूव करने का अधिकार किसका राइट है? ये भाई साहब. लेकिन ये अधिकार तो है इनको, बैन करने का, अप्रूव करने का अधिकार. लेकिन ये अपने से फैसले नहीं लेते हैं, इनके पास कुछ कमेटी होती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. तो ये 2 लोगों की हेल्प से, उसके अलावा इनको हेल्प करने के लिए DIs होते हैं.
क्योंकि 3 लोगों का, इनका पूरा जो काफिला होता है, लाग लश्कर होता है, उसमें 3 लोग होते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जो आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, उसके अलावा DI इनके सपोर्ट में होते हैं, और ऑब्वियसली EDI इनके सपोर्ट में होते हैं। ये पूरा एक चेन होता है। अगर कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अरेंज, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। तो ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। अब कहोगे सर बनने के लिए चाहिए क्या, बड़ा क्यूरियस सा सवाल होता है। तो 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम, चाहे वो अकेडमिक्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे टेस्टिंग में हो, किसी में हो, देयर शुड बी एटलीस्ट 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। बट हकीकत में इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जाते हो तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ी सी पॉलिटिकली पकड़ भी होनी चाहिए। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और किसी को DGP बनना है, तो बहुत सारे लोग उनके कैडर के अधिकारी, उनसे सीनियर भी अधिकारी हैं, लेकिन कभी कभी सीनियरिटी को क्रॉस करके उनके जूनियर अधिकारी को बना दिया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैब ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, कि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो कभी कभी ऐसा होता है ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन, कि अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली पकड़ आपकी अच्छी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, CDSO जारी करता है कि वी नीड अ DCGI, देयर इज अ वैकेंसी फॉर द DCGI पोस्ट, तो आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ये सारी चीज़ें, तो कैसे एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दी। सबसे बड़ी पोस्ट है, तो आप केवल मेडिकल शॉप तक मत सोचो कि मुझे बस डिप्लोमा कर लेना, ये कर लेना, तो यहीं तक करना है, ठीक है। थिंक अबाउट दिस आल्सो। सबसे बड़ी पोस्ट है DCGI। चलिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए जरा पर, यहाँ पर कहाँ बैठते हैं, मिनिस्ट्री। और आपको पता है कि इंडिया एज ए कंट्री है, इंडिया क्या है, देश है, तो देश के अंदर मिनिस्ट्री होगी और इसके अंदर डिपार्टमेंट होगा। तो ये देखिए मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, DNC एक्ट 1940, DNC एक्ट 1940, ये सब इनके जोनल ऑफिसर्स देखें आप कैसे काम करते हैं, ये फंक्शन करते हैं, एवरीथिंग। ये देखिए, इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ CDSO, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ड्रग, ब्लड एंड प्रोडक्ट्स, ये सब। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि सेट करता है स्टैंडर्ड सेल्स एंड इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम है इसका DCGI का, सोचिए आप। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इनसाइड द फार्मेसी। सो थिंक अबाउट दैट। प्लीज डू नॉट थिंक ओनली अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड, थिंक अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू ड्रग इंस्पेक्टर। अब समझ में आ रहा होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर का DCGI इसके लेने देना है। तो ये आप कह लीजिए एक चेले चपाटी की तरह उनके काम कर रहे हैं, जो उनके पीछे टीम है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए, तो ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग को इंस्पेक्ट करना। पहले दवा कैसे भी आती थी उसको कोई रेगुलेट नहीं करता था, कोई मर आ जाता था, कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट राइट नाउ आफ्टर 1940 DNC एक्ट सब कुछ जिम्मेदार है। अब फर्जी दवा, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड, इस तरीके की दवा आप नहीं बेच सकते, ठीक है। देयर इज अ रेगुलेशन। अब ध्यान से सुनिए, इसमें 2 वैकेंसी आती है, एक होती है सेंट्रल और एक होती है स्टेट। ध्यान से सुनिए, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आपको, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वैसे मुझे पता है कि आप पढ़ाई लिखाई की वीडियो ज़्यादा लंबी आप नहीं देखते हैं, फिर भी इट्स अबाउट योर करियर। और जब करियर की बात हो तो खाली व्यूज़ पाने के लिए या ऐसे छोटे मोटे वीडियोज़ नहीं बना सकते हम, समझ गए आप। तो हमें डिटेल्ड में वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। चलिए अब देखिए 2, एक तो सेंट्रल यानी केंद्रीय लेवल पे आ रही है, एक राज्य के लेवल पे आ रही है। तो सेंट्रल में जो DI का निकलने का, अब देखिए ये जो DI क्या है, एक पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट पे भर्ती कौन कराएगा, रिक्रूटमेंट कौन कराएगा, तो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो वो 2 एजेंसी है, एक तो UPSC है और एक SSC है। मेनली UPSC कंडक्ट, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली का हो चाहे CDSE का हो, सो UPSC, वही UPSC जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कराती है, NDA का एग्जामिनेशन कराती है, ठीक है, CMS का एग्जाम कराती है, यही। तो कहाँ पर, अब पूछोगे सर कहाँ भर्ती पता लगेगी DI की, सेंट्रल DI की, UPSC वेबसाइट पे भाई साहब, SSC की वेबसाइट पे भाई साहब, यहाँ से पता लगेगा आपको। अब कहोगे देखिए DI का काम 2 होता है, ध्यान से सुनिए, DI का काम 2 होता है। एक तो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है, एक लाइसेंसिंग में इशू होता है। अब हमें मेडिकल शॉप खोलना है, स्टॉकिस्ट के तौर पर खोलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइसेंस जारी करते हैं, DI ऑफिस में जाते हैं, लाइसेंस जारी होता है, तो वो लाइसेंसिंग का काम है, लाइसेंस जारी करना, इशू करना। और कुछ DI की नियुक्ति टेस्टिंग के लिए होगी, शेड्यूल C इंडस्ट्री। शेड्यूल C बोले तो ऐसी इंडस्ट्री जो पैरेंटरल्स, ऑप्थेल्मिक्स, इंसुलिन, इन सब में हो, पैरेंटरल्स की, शेड्यूल C, ठीक है। अब इसमें बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है, सर डिजायरेबल क्या होती है, सर एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस
सो प्लीज़ हैव अ पेशेंस। अब देखिए, जब टेस्टिंग के लिए, यानी कि अब बताइए अगर मुझे पढ़ाना ही ना आए और मुझे कह दिया बेटा जाके पढ़ा के आओ, तो कैसे मैं करूँगा? तो जब मुझे टेस्टिंग के लिए लगाया जा रहा है और मुझे टेस्टिंग में एक्सपीरियंस ही नहीं, तो मैं हाउ इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल? इज इट द करेक्ट फिनोमेना? नहीं। तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है? जनरली एक्सपीरियंस ही होगा। एक्सपीरियंस किसमें? शेड्यूल सी में 18 मंथ्स है, 1.5 साल का। ठीक है, चलिए। और कोई नहीं चलेगा कि सर हमने टैबलेट का, कैप्सूल का की, ये सब दुनियादारी नहीं चलेगी। शेड्यूल सी, ओनली शेड्यूल सी। ठीक है। लाइसेंसिंग के लिए क्या एक्सपीरियंस ही होगा? नहीं सर, बी फार्मा इज सफिशिएंट। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी फर्जी नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से। खाली बी फार्मा ही नहीं देता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसका स्पेशलाइजेशन है, अगर डिग्री इन मेडिसिन है वो। और कहीं पर कंफ्यूजन हो गया है कि क्या बैचलर जो है माइक्रोबायोलॉजी और क्या उसमें मास्टर्स दे सकते हैं। अभी जैसे एमपी के केस में हुआ है, उनके एडवर्टाइजमेंट में इतना कन्फ्यूजन है, उन्होंने प्लेन माइक्रोबायोलॉजी को, प्लेन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी को एलिजिबल दे दिया, जबकि डिग्री जिनकी है और स्पेशलाइजेशन है माइक्रोबायोलॉजी का, वो एलिजिबल है कायदे से, मेडिसिन में जिसकी डिग्री है। बट वहाँ कन्फ्यूजन कर दिया है उन्होंने हिंदी इंग्लिश के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट में, और वो मैटर जो है कोर्ट में चला गया है। हुआ ये एमपी में अभी 2022 में, अभी देखा हूँ उसका एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने केवल सिलेबस के नाम पर फार्मेसी एंड माइक्रोबायोलॉजी लिखा। फार्मेसी तो बहुत बड़ी है, कुछ पता ही नहीं माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी कितना, और जब पेपर आया तो माइक्रोबायोलॉजी 100 में से समझ लीजिए 70% माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। बच्चे कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में इनके पास कोई प्रूफ ज़्यादा है नहीं इस तरीके का चीज़ें। ठीक है, चलिए। स्टेट में कौन निकालता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो लाइसेंसिंग वाले होते हैं ना, ये जनरली स्टेट के डीआई होते हैं, राज्य के अधिकारी होते हैं। तो राज्य के जो अधिकारी होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग निकालते हैं। जैसे अगर यूपी का, तो यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन देहरादून, इस तरीके से, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरीके से। और इससे छोटा भी कमीशन होता है, जैसे यूपी SSS, इस तरीके से, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, या DSSS, इस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये छोटे C क्लास के, D क्लास के अधिकारियों के लिए, जैसे फार्मासिस्ट वगैरह हो गया। हालांकि अभी पीईटी का एग्जामिनेशन यूपी में होता है, फिर उसके थ्रू जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। मेनली जो राज्य के अधिकारी होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सेंट्रल के होते हैं वो यूपीएससी, इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ये बात क्लियर हो गई सर? किसके लिए? लाइसेंसिंग के लिए एक्सपीरियंस जनरली नहीं चाहिए होता है, टेस्टिंग के लिए चाहिए होता है। लेकिन हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के केस में कुछ बच्चे जो है चले गए कोर्ट में कि सर मैंडेटरी क्यों है? तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। इनको बोला कि भाई साहब आप एक्सपीरियंस लेने के बजाय बच्चे को, फ्रेशर बच्चे को सेलेक्ट करो, उसको ट्रेनिंग दो। आपके यहाँ जो सीनियर है उनको बोलो, उनको सिखाओ खा थोड़ा जूनियरों को, ट्रेनिंग दे के फिर इनको करो। तो ट्रेनिंग देने का जिम्मेदार इनको, बोला कि नहीं बाहर से नहीं है, आप खुद कराओ ट्रेनिंग इनको, एंड इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए और थोड़ा सा मूव करते हैं। 2 क्वालिफिकेशन होती है, एक होती है इसेंशियल, एक होती है डिजायरेबल। अभी ध्यान से, अभी कंक्लूजन मत निकालो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, अभी रुको। इसेंशियल का मतलब लिखा रहेगा कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर इन फार्मेसी, जैसे देखो लिखा हुआ है, ये देखो शैक्षणिक योग्यता, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। और डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं रोका जाएगा। कैंडिडेट हैविंग PhD विल बी गिवन प्रेफरेंस, कैंडिडेट हैविंग NCC कैडेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। डिजायरेबल यानी कि सिलेक्शन रोका नहीं जाएगा, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी की बात की जाए तो अभी यूपीएससी की निकली हुई थी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में, उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैविंग द एक्सपीरियंस। चलिए, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर 18 मंथ का एक्सपीरियंस आज भी है, पुराने डर्रे पे चल रहा है। तो कहीं पर कुछ स्टेट में एक्सपीरियंस है मांगा है, कहीं पर नहीं मांगा है। मेरा सलाह क्या हमेशा होता है कि आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि डीआई की वैकेंसीज ज़रूरत के हिसाब से निकलती है, हर साल रेगुलर नहीं होती। जैसे यूपीएससी फॉर्म निकालता है, कितनी सीट, आज 900 सीट निकल गई सिविल सर्विसेज के, अगली बाजार, इस तरीके नहीं फिक्स होता है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। 75 जिले यूपी में है, तो 75 में से सब तो रिटायर होंगे नहीं, 2 4 6 10 रिटायर होंगे तो उतनी, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वैकेंसी आती है, और इरेगुलर होती है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस आता तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं अब बिना एक्सपीरियंस वाले तभी भरूँ मैं। इट इज़ हैविंग, इट इज़ यू कैन से हाईली
सजेस्टेड फ्रॉम आवर साइड कि आप एक्सपीरियंस जैसे बी फार्मा आप कर रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमा यहाँ एलिजिबल नहीं है, बी फार्मा एलिजिबल है, ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप तुरंत फटाक से जो एक्सपीरियंस ले लीजिए, तो आप मैक्सिमम वैकेंसी भर सकते हो और आपका जो जल्दी सिलेक्शन होने का टाइम हो वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। ये मेरी तरफ से सजेशन आपको। अब देखिए, ये देखिए MPDI, मध्य प्रदेश DI। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योग्यता, ये देखिए, ये लेवल है इनका। शैक्षणिक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मेसी, ध्यान से देखिए, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेज या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री। देख लो, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री। यहाँ देखो लिख दिया ना, या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री, यहीं पर कन्फ्यूजन हो गया। और आप यकीन मानिए, जो BSc माइक्रो वाले थे उन्होंने भी भर दिया था, लेकिन कायदे से दे आर नॉट एलिजिबल, बट उन्होंने भर दिया और उनको ले भी लिया, आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया और होल्ड हो गया, अभी रिजल्ट उसमें चला गया। यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। अभी देखिए सेम चीज़, अब क्या लिखा हुआ, ऐसे किसी व्यक्ति को निरीक्षक नहीं किया जाएगा जिसका औषधि, भाई आपका खुद का बिजनेस है तो आप क्या फुली तरीके से न्यूट्रल तरीके से काम कर पाओगे? नहीं। आपका बिजनेस होगा तो कभी आप एक्शन लोगे? नहीं। समझ गए ये वाली बात। चलो सर, ये MP का दिखाया, सब 2022 की वैकेंसी है, बिहार DI। अब देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश में कितना ऐसी तैसी हो जाती है, आप देख लीजिए। UPSC वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम के क्यों परेशान रहते हैं? इसीलिए अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी हु हैज़ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री, या मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री मेडिसिन में होने चाहिए जिसमें कि आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञता होनी चाहिए। और वहीं देखिए हिंदी की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, देखिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री। तो कंफ्यूजन हो गया, देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी नॉट एलिजिबल। क्या सर फार्म डी एलिजिबल? यस, फार्म डी इज एलिजिबल, अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये MPDI का देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो गया। ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ बिहार DI 2000 का, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट ओनली इंस्पेक्टर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, नो एक्सपीरियंस। तो समझ जाइए किसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे हैं, लाइसेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रोवाइडेड, अब ये बिहार का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, हु हैज़ नॉट लेस देन 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट सब्सटेंसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी मैन्युफैक्चर में, शेड्यूल सी के मैन्युफैक्चरिंग में। हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द शेड्यूल सी इन लेबोरेटरी अप्रूव्ड बाय द, हु हैज गेन्ड एक्सपीरियंस फॉर नॉट लेस देन 3 years, 3 साल का, ऑफ फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन इन ड्रग सब्सटेंसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर सर्विसेज एज ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए, तो मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग में कम से कम शेड्यूल सी का 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आप किसी फर्म में अगर काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे सब्सटेंसेस जो कि शेड्यूल सी में है आपका टेन्योर के दौरान पे। शैल बी ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेज इन शेड्यूल सी। तो कहोगे सर क्या शेड्यूल सी वाले के अलावा नहीं ले सकते? ऑफिशियली यू आर नॉट एलिजिबल, ओनली शेड्यूल सी इज एलिजिबल। बिहार का ये केस है, देखिए बी फार्मा के साथ साथ एक्सपीरियंस मैंडेटरी है बिहार के केस में, वहीं MP केस में नो एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। अब देखिए उड़ीसा DI का निकला हुआ, अब ध्यान से देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट पॉजेट डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज और फार्म डी। देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं सर इज फार्म डी एलिजिबल? यस, एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। देखिए यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। जबकि हिंदी इनकी राज्य भाषा भी, लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, ठीक है। चलिए ये सब बातें उड़ीसा DI में आप देखिए। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ वो दिया था कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी, PhD इन फार्म डी, ये भी इस तरीके से फार्म डी भी एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें इनका सिलेक्शन का कुछ था कि कुछ जो भी एक्सपीरियंस होंगे उनको कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ वेटेज भी दिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन के बेस पर। चलिए ये देखिए तेलंगाना DI, तेलंगाना 2022 क्या लिखा हुआ ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, मस्ट पॉजेज। देखो लिखा हुआ मस्ट पॉजेज, तो ये इसेंशियल है कि डिजायरेबल? इसेंशियल।
डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल और फार्म डी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ फार्म डी। तो जो ये बच्चे बार बार मत्था पीटते रहते हैं ना, सर फार्म डी इज एलिजिबल और नॉट, एब्सोल्युटली यू आर एलिजिबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। समझ गए? यही देखो बात, इंग्लिश में सब में वही भाषा लिखी गई है। चलो साहब अब देखते हैं यूपीएससी डीआई का साहब, इसमें देखो खेला हो भी, ठीक है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। द पोस्ट इज परमानेंट, परमानेंट पोस्ट निकल रही है। इट कुड बी गेस्टेड, इट कुड बी नॉन गेस्टेड, दोनों हो सकती है। अब देखो बी क्लास की, ठीक है, पे स्केल लेवल 8 30 ईयर्स, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो साफ लिखा हुआ है इसेंशियल, ध्यान से। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी भी कंफ्यूज है, अभी ध्यान से इनकी भाषा पढ़ो। डिग्री इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये सब कॉमन है सब में। फिर अब देखो क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर, ऐसे इंस्पेक्टर हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ ऑफ शेड्यूल सी एक्सपीरियंस, वही एटलीस्ट टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल सी लेबोरेटरी में, ये सब जो कि नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो आप बिहार में देख रहे थे सेम चीज़। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट एज टू बी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सैड नॉट अप्लाई एज पर्सन अपॉइंटेड एट डीआई ऑन और बिफोर 18th, इतना इन्होंने लिख दिया होगा। अगर इसके बिफोर आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप करोगे तो नहीं होगा। कुछ लोग क्या होता है कि बाद में अप्लाई करते हैं, चलो सर हमारा ये डिग्री बाद में आ जाएगी तो अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है लेकिन छूट भी दिया हुआ, कैसे, नोट डाल के। देखो कैसे खेल खेलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, नोट डाल के, यानी कि इन्होंने एक मौका दे दिया हुआ है कि अगर एक्सपीरियंस वाले बच्चे नहीं आए तो हम फ्रेशर को भी ले लेंगे। इन्होंने एक गैप छोड़ दिया, एक जगह छोड़ दिया, कैसे, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल, देखो भाषा इनकी जो चेंज हो गई, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर नहीं है कैंडिडेट तो ये सोचेंगे, रिलैक्सेशन दे सकते हैं, इट्स अप टू यूपीएससी। क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल, रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर रीजन्स टू बी रिड्यूस इन राइटिंग, और ये सारी चीज़ें। तब जब ओपिनियन है दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज पॉजिटिंग द रिक्वेस्टेड एक्सपीरियंस और नॉट अवेलेबल। देख रहे हो भाषा इनकी, पहले तो इन्होंने कहा भाई साहब इतनी हो जानी कि ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन नोट 1 नोट 2 डाल के अपने आप को बचा लिया, खींच लिया इन्होंने मैदान से हाथ। सो चालाकी देख रहे हो ना चालाकी ब्रो। लाइकली टू बी अवेलेबल रिजर्व फॉर देम। अब देखो क्या इनकी ड्यूटीज़ है, ये सब देखो ड्यूटीज़ इन्होंने लिख दी हुई है, ड्यूटीज़ इनके क्या होने वाली है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंक्लूडेड इंस्पेक्शन, देखो इंस्पेक्शन ऑफ ऑल लाइसेंस ड्रग एंड ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब हेडक्वार्टर कहाँ आपको मिलने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के लिए यूपीएससी ने निकाला हुआ है ये सारी चीज़ें। बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया। जनरली अभी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ इन द डिज़ायरेबल, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कई स्टेट पुराने ढर्रे पे जी रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, सो डेफिनेटली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू आर गोइंग टू टेक द एडवांटेज, ठीक है। तो मेरा सजेशन एज ए मेंटर, एक्सपीरियंस ले लीजिए, इट वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई को हेल्प करने के लिए असिस्टेंट का मतलब सहायक, तो जाहिर सी बात असिस्टेंट डीआई तो सेम क्वालिफिकेशन इनकी भी होगी। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, हरियाणा हो चाहे राजस्थान, 2018 में राजस्थान में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आई थी। सो अगर कभी राजस्थान से आप हैं या आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सो डेफिनेटली ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नाम से ये वैकेंसी आती है, ठीक है। फिर एक पोस्ट आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपको पता होगा मैगी वाला केस, मैंने कहा ना व्यक्ति की इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, पोस्ट की पावर होती है। एक बंदे ने पूरी मैगी कैसे तैसी कर दी, बिल्कुल एक बंदे ने, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पर्सन। आपने देखा होगा मार्केट से मैगी गायब, लेकिन खिला पिला के रफा दफा करके मामला हो गया। सो पोस्ट इज पावरफुल, फूड सेफ्टी ऑफिसर। पेटेंट ऑफिसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बहुत सारे IPR होते हैं आपके, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ट्रेड सेक्रेट, ठीक है। इन्हीं में तो जो भी नई चीज़ होती है जो इनोवेटिव हो, जन नई हो, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ हो रही है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन, और इन्वेंशन का ही पेटेंट लेते हैं, दवाओं का पेटेंट लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी उसका पेटेंट लेते हैं, ठीक है। अपन की फार्मेसी में कोई मॉलिक्यूल हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले बंदे वो पेटेंट लेते रहते हैं, कुछ भी नया। सूटिक्स वाले ने कोई डिवाइस बना दिया, कोई इक्विपमेंट हो, तो पेटेंट। तो पेटेंट को एग्जामिन करने के लिए पेटेंट ऑफिसर या पेटेंट एग्जामिनर का एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हैं। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। उसके अलावा साइंटिस्ट, बी फार्मा एम फार्मा करके आप DRDO, इसरो, अलग अलग जगह यू कैन बी साइंटिस्ट,
इजीली। गवर्नमेंट एनालिस्ट लिखा हुआ, गवर्नमेंट एनालिस्ट यानी गवर्नमेंट की जितनी लेबोरेटरीज होंगी उन सब में एनालिसिस का काम ये करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो जैसे यूपी में कहाँ निकलेगी, UPPSC, ठीक है। तेलंगाना में कहाँ निकलेगी, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ से गवर्नमेंट एनालिस्ट। स्टेट की वैकेंसी जनरली होती है, सेंट्रल की भी होती है बट स्टेट की मोस्टली होती है। गवर्नमेंट फोरेंसिक लैब आपके लिए खुला हुआ है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये मर्डर हुआ, ये सैंपल इस लैब में भेजा गया, तो भाई साहब उस लैब में भी तो कोई बैठा हुआ है जो चेक करने के लिए, तो हमारे आपके जैसे भाई बंधु बैठा हुआ है। सो गवर्नमेंट फोरेंसिक लैब्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ, आप देख रहे हो पैरामिलिट्री, PSUs, DRDO, इन सब में लॉट ऑफ ऑप्शंस यू आर हैविंग। तो इसके बाद जो सेशन आने वाला है उसमें हम लोग इसको बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके DI के लिए लीगल और जो भी आपकी सबसे हायर पोस्ट है DCGI को लेके आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपके लिए लाइव क्लासेस ओपन है, यू आर मोस्ट वेलकम। पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।